हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्किल का लेक्चर नंबर 1। अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन कवर अप कर लिए, तो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 हो चुका है। एंड ये जो क्रैश कोर्स है ये जेई एंड डब्ल्यूबीजी बच्चों के लिए है। अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हो जेई एंड डब्ल्यूबीजी, देन आप इस क्रैश कोर्स को विच इज़ एकलव्य जेई 22 एंड डब्ल्यूबीजी 22 इसको फॉलो कर सकते हो। एंड हम लोग हर एक अपडेट भी देते रहते हैं रिगार्डिंग जेई 22 एंड डब्ल्यूबीजी 22। तो आप लोग सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रख लीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 1। तो देखिए, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एंड अगर आपको पता नहीं होगा तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है जहाँ पर आपको लेंथी मेथड अप्लाई करना पड़ सकता है। तो पहले डिस्कस करते हैं वो शॉर्ट मेथड, वो फार्मूलाज जो कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए। देन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। एंड ये सर्कल जो थोड़ा ये लंबा लेक्चर होने वाला है, इसका मतलब 3-4 लेक्चर लग जाए आई थिंक, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सा पोर्सन है। ठीक है, तो देखिए सर्कल होता क्या है। देखिए सर्कल एक होता है लोकस, एक लोकस होता है जिसका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है फ्रॉम ए पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक लोकस है, पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो लोकस है पॉइंट पी, इसका डिस्टेंस कांस्टेंट है फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये ऐसे मूव कर रहा है ना, कि इसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाला है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वो और कुछ नहीं बल्कि एक सर्कल ही हो सकता है। सर्कल ही एक ऐसा फिगर है जिसका हर एक पॉइंट कांस्टेंट है कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से। एंड वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम सेंटर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जैसे ये लोकस है, ठीक है, ये लोकस है, तो ये हर एक पॉइंट जो पॉइंट है ना, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर। तो देख सकते हो ये जो सर्कल इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये होता है सर्कल। तो क्या बताया, जिसका डेफिनेशन में लिखा हूँ, सर्कल इज डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इस डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो सर्कल एक लोकस ही है जिसका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है फ्रॉम ए पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसको आप एज्यूम कर सकते हो एक लोकस है जिसका डिस्टेंस कांस्टेंट है फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए पहले हम लोग एक 2 डिग्री जनरल इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, 2 डिग्री, थोड़ा हेडिंग ख़राब हो सकता है, तो आप लोग बस कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि मैं कंटेंट क्या डिलीवर कर रहा हूँ। अब बाकी जो भी कंटेंट मैं डिलीवर करने वाला हूँ वो मतलब वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ आप भी साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, तो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन। तो एक 2 डिग्री जनरल इक्वेशन कैसे होता है देखने में, तो देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस 2 h x y प्लस सी इक्वल टू। देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये एक 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है। मतलब 2 डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 है। तुम देख सकते हो यहाँ पर 2 है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 डिग्री। एंड ये एक जनरल इक्वेशन है। अब देखिए सर्कल तभी रिप्रेजेंट करेगा अगर ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू सेम है एंड एज का वैल्यू 0 है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन उसको हम लोग सर्किल बोलते हैं। तो ये 2 डिग्री का एक जनरल इक्वेशन है। एंड अगर यहाँ पर ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू सेम होता है एंड एज का वैल्यू 0 होता है, यानी कि एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, देन उसको हम लोग सर्किल बोलते हैं। तो जो सर्किल का जो इक्वेशन है वो क्या होगा देख सकते हो, और जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी इक्वल टू 0। तुम देख सकते हो यहाँ पर एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एज का वैल्यू है वो 0 है, तो इसको लोग सर्किल बोल रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है एंड यहाँ पर भी 1 है, यानी कि ए और बी का वैल्यू दोनों ही सेम है, 1 और 1, तो इसको हम सर्कल बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 x² भी हो सकता है, यहाँ पर 5 y² भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक जनरल इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर 1 पकड़ लेते हैं। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, अब इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, तो सेंटर होता है हम लोग का
माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड जो रेडियस होता है वो क्या होता है, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये रेडियस होता है एंड ये सेंटर होता है। अब आगे मूव करते हैं। तो ये रहा हम लोग का जो 2 डिग्री इक्वेशन है। तो 2 डिग्री इक्वेशन में अगर ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए एंड एच का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी वो सर्किल रिप्रेजेंट करता है। ये छोटा एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है डब्ल्यूबीजी में, मतलब तुमको एक कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये सर्किल है या नहीं है, तो तुमको इसके द्वारा एग्जामाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है एंड एच का वैल्यू क्या है, यानी कि एक्स वाई का कोफिशिएंट है भी या नहीं है। तो एक्स वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए अभी तक हम लोग ये फॉर्म पढ़ लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। यहाँ पर जो इसका सेंटर होता है वो क्या होता है, माइनस जी कमा माइनस एफ, ठीक है, एंड जो रेडियस है वो क्या होता है, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर। आप लोग जरा नोट करते रहिए, बस देखते मत रहिएगा, ठीक है, ये होता है। अब मान लीजिए सर्कल इक्वेशन है, सर्कल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया गया है तब का क्या बात होगा, देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये दिया गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अगर ऐसा फॉर्म में कोई इक्वेशन है ना, तो ये सर्कल ही रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर एच कमा के है, ठीक है। ये भी सर्कल का इक्वेशन है, ये भी सर्कल का इक्वेशन ही है। अगर ऐसा फॉर्म में दिया गया है तो इसका सेंटर जो होगा वो एच कमा के होगा एंड जो रेडियस है वो आर है। तो ये दोनों ही फॉर्म, ये फॉर्म नंबर 1 है बोल सकते हो, इसको फॉर्म 2 बोल सकते हो। तो ये दोनों ही फॉर्म काफ़ी कम आता है। इसका अगर ये फॉर्म रहेगा तो सेंटर एंड रेडियस ये होगा, अगर इसका ये फॉर्म है तो सेंटर एंड रेडियस ये होगा। अब एक और फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्किल है, फॉर्म नंबर 3, जैसे मान लीजिए सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल का ये पॉइंट और ये पॉइंट, जैसे मान लीजिए डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर का जो एंड पॉइंट है वो मुझे बता दिया गया है। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये x1 कमा y1 है एंड ये x2 कमा y2 है। तो अगर डायमीटर का एंड पॉइंट बता दिया गया है तो सर्कल के इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। क्या होगा देख लीजिए, नोट कीजिए, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन और सर्कल का अगर आपको डायमेट्रिक पॉइंट दे दिया गया तो ये जो फॉर्म नंबर 3 है ये भी काफ़ी काम में आता है, तो इसको भी आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, ये दोनों एंड पॉइंट है डायमीटर के। तो ये टोटल 1 2 3 ये बेसिक फॉर्म है सर्कल का, काफ़ी बार इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब लोग मूव करते हैं। अच्छा, आपको तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब पता ही होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि बोथ सर्कल्स हैव सेम सेंटर। जैसे सपोज एक सर्कल है एंड एक दूसरा सर्कल है, तो अगर दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो उसका सेंटर एक होगा। ये आप बात नोट करके रख लीजिए। अब देखिए एक छोटा सा डाउट हो सकता है आपके माइंड में कि सपोज़ एक कोई सर्कल है जिसका इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो पहले जो स्लाइड में था वो आप नोट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको काम लग सके। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, आप अपनी कॉपी में भी लिखते रहिए साइड बाय साइड, ओके। तो जैसे मान लें सपोज़ एक कोई सर्कल का इक्वेशन है, लेट से 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि ये सर्कल है। सर्कल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर a एंड b का जो वैल्यू है वो सेम है, 3 है, तो a एंड b बराबर है एंड यहाँ पर x y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये सर्कल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो सर्कल इसका सेंटर क्या है एंड इसका रेडियस क्या है, तो आप लोग ये मत बोल दीजिए कि यहाँ पर जो 2gx है उसका वैल्यू -5 है एंड जो 2fy है उसका वैल्यू -6 है। ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए वो लोग जो डिस्कशन किए थे ना, जैसे मान लीजिए जो फॉर्म नंबर 1 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल जो, अगर सर्कल इस फॉर्म में रहेगा तब यहाँ पर जो सेंटर होता है वो -g, -f होता है, ये सेंटर होता है।
तो पहले आपको सर्कल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो फॉर्म है इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, तब जाके कि हम सेंटर बता सकते हैं। आप इसको देख करके डायरेक्ट मत बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो 2gx का वैल्यू वो -5 होगा एंड 2fy का वैल्यू -6 होगा, ये देख कर मत बताना, पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट तो करो। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है ना, इसको मुझको हटाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, सिंपली बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दो। तो देखो क्या होगा, x² + y² -5/3x -6/3y -14/3 = 0। 0/3 तो 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम बता सकते हो कि जो 2gx का वैल्यू है वो -5/3 है एंड जो 2fy का वैल्यू वो -6/3 है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मतलब पहले फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब ऐसा नहीं कि ये सर्कल है तो चलो इसको 2gx -5 होगा एंड 2fy -6 होगा। तो ये बात नोट करके रख लीजिए, तब यहाँ से आप g निकाल सकते हो एंड f निकाल लीजिए। तो आपका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, -g, -f होगा एंड जो रेडियस होगा क्या होगा, √g² + h² - c। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहा है। काम कब बहुत आता है, काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं एंड यहाँ पर ही वो 2gx = -5 बैठा देते, तो ये गलती मत कर बैठना एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब हम लोग एक नया टॉपिक पर मूव करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्किल। ठीक है, लेट्स से राइट मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्किल। जैसे मान लीजिए आपकी सर्किल है, ठीक है, एंड ये सेंटर है एंड मान लीजिए से कोई पॉइंट p x, y कुछ इधर है। ठीक है, रैंडम पॉइंट में मान लिया। अब आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है सर्कल से। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ये है, mod ऑफ PC + r। अब देखिए मैं इसको क्यों लिखा हुआ, देखिए आपसे पूछा गया ये जो पॉइंट इसका मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम पूछा गया है, सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सिंपली अगर देखेंगे ना तो सर्कल तो पूरा इसको पूरा को सर्कल बोल रहे हैं ना आप, ये पूरे को आप सर्कल बोल रहे हो। ठीक है, तो PC यानी कि ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया PC एंड ये हो गया आपका r रेडियस। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, इससे हम लोग बोलते हैं। एंड मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए फिर से जरा डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, एंड से ये पॉइंट P x, y है एंड ये सेंटर है। ये याद रखिए यहाँ पर मॉड लगाना मत भूलिएगा, ये मॉड लगाना जरूरी है। ठीक है, एंड इसका पूछा गया मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट है तो PC और -r कर देंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ, PC -r कर देंगे तो ये आपका होगा मिनिमम डिस्टेंस। ये नोट करके रख लीजिए, हो सकता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई पॉइंट है, इसके बाद तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो नोट कर लो मैक्सिमम डिस्टेंस इतना होता है एंड मिनिमम डिस्टेंस इतना होता है। अब तो समझ ही गए होगे ना कि ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये होगा मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि r को एलिमिनेट करना होगा, यानी कि उस साइड वाला पकड़ना होगा एंड ये इस साइड वाला पकड़ना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो पॉइंट वो कहाँ पर है, वो पॉइंट भीतर में सर्कल का, या पॉइंट सर्कल का बाहर में है, या पॉइंट सर्कल पर ही है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये हेडिंग नोट कर लो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ठीक है, अब देखिए ये सर्कल है, अब जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ कहाँ पर आपका हो सकता है, तो हो सकता है पॉइंट यहाँ पर हो। ठीक है, ये हो सकता है कि पॉइंट भीतर में है, या से हो सकता है पॉइंट आपके सर्कल्स पर ही है, या सपोज हो सकता है पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो ये पता कैसे चलेगा कि जो पॉइंट है, कोई पॉइंट आपको दे दिया, मान लीजिए 3,2 दे दिया गया। ठीक है, अब पता लगाना कि पॉइंट किधर है, भीतर है कि ऊपर है या बाहर में है।
तो सिंपल सा एक फार्मूला है, फार्मूला मतलब कि उसको बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्कल का जो इक्वेशन है कुछ ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब पॉइंट जो है, पॉइंट वो कुछ ये है, पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 कमा y1 है, सॉरी x1 कमा y1 है। अब देखिए अगर पॉइंट बाहर में है, यानी कि ये केस का मैं बात कर रहा हूँ, तो जो कंडीशन होगा, कंडीशन कुछ ये होगा, एस ग्रेटर देन S1 ग्रेटर देन 0। इस मतलब सर्किल के इक्वेशन को बताया जा रहा है, तो यानी इसका मतलब ये बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी ये x1 वाई स्क्वायर की y1 स्क्वायर, यानी कि x, यानी कि पॉइंट को बैठा दीजिए इस सर्कल के इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा, तो ये होना चाहिए, तभी वो आउटसाइड में लाई करेगा। अगर सर्कल भीतर में है तो S1 लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि आपका x1 वाई स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। एंड अगर पॉइंट सर्कल पर ही है डायरेक्ट, मतलब पॉइंट ये केस का मैं बात कर रहा हूँ, तो S1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, शायद आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन कुछ ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो और मान लीजिए पॉइंट कुछ ये है, 2, -1 पॉइंट है। अब आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है कहाँ पर लाई करता है, भीतर में है कि बाहर में कि ऑन द सर्कल पर है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट को बैठा देंगे सर्कल के इक्वेशन में, यानी कि x की जगह पर 2 बैठाएंगे एंड y की जगह पर -1 बैठाएंगे। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्कल के इक्वेशन लिखो, तो आप लोग ना ऐसा लिखना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, इस चीज़ को लोग एस बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ही हम लोग एस बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि एस इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे, तो एस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि एस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सिंपली सब चीज़ को यहाँ पर लेके आ जाओ एंड वहाँ पर 0 बना दो, तो ये जो भी चीज़ है लेफ्ट का साइड उसको एस बोलते हैं। तो बैठाते चलिए, 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि 4 एंड ये तो 1 होगा एंड ये 9 होगा, तो ये देखिए नेगेटिव देगा मुझे, 5 - 9 तो नेगेटिव ही होगा ना। तो यानी कि एस जो है वो छोटा, यानी कि पॉइंट जो वो अंदर में लाई करता है, यानी कि अगर सर्कल कुछ ऐसा होगा तो पॉइंट भीतर में होगा, ठीक है। तो पॉइंट जो है भीतर में, तो आपको ये आंसर होगा। तो ये हम लोग को हुआ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब आते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में, तो ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल्स। अच्छा, जितना भी फॉर्मूलास में लिखा हूँ वो तो आप नोट करते रहिए, लेकिन मैं आपको एडुलवी एप्लीकेशन जो है ना वहाँ पर भी मैं अटैच कर दूंगा, स्कैन करके अटैच कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप वहाँ से एक एक क्लियर डाउनलोड कर सके। तो देखिए हर एक फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी फॉर्मूला सबको मैं एक जगह लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़ रहा है, ना जाना पड़े, ठीक है। एंड उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन तो चलो यहाँ पर कर ही रहा हूँ, ओके। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स, यानी कि मान लीजिए जैसे हम लोग फैमिली ऑफ लाइन्स पढ़े थे, चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 लाइन है, ये एक लाइन है तो ये लाइन है, तो ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से काफ़ी सारे लाइंस पास कर सकते, हाँ ठीक है। जैसे कि सपोज़ सपोज़ ये लाइन हो सकता है, ठीक है, ये लाइन हो सकता 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 है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से काफ़ी सारे लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सर्कल में भी एक कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो देखिए सर्कल किस तरह से इंटरसेक्ट कर सकता है, तो सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंड ये, तो ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, क्वाड मतलब तो पत्ती आपको क्या आता है, क्वाड मतलब जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, तो वो एक ऐसा लाइन जो कि कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसको ही हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉर्ड हो सकता है, ठीक है, ये भी कॉर्ड हो सकता है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं, देखिए जितने भी लाइन है सब 2 पॉइंट को जोड़ रहे हैं। देखिए जितने भी लाइन मैं लाइन बना रहा हूँ ना, वो 2 पॉइंट को जोड़ रहे हैं। तो कॉर्ड का मतलब यही हुआ कि एक ऐसा लाइन जो कि 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये जो सर्कल है,
इसका कॉर्ड बहुत सारा हो सकता है। एंड ये जो सर्किल है इसका, इस सर्कल को हम एस बोलते हैं, S1 बोलते हैं, इस सर्कल को हम लोग S2 बोलते हैं। तो देखिए एक ऐसा कॉर्ड जो कि दोनों का कॉमन है, एंड ये तो पता है आपको कि जो सबसे बड़ा कॉर्ड को ही डायमीटर बोला जाता है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि सबसे बड़ा लाइन कौन सा हो सकता है कि जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, वो डायमीटर ही होता है, ठीक है। तो कॉर्ड मतलब जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड फॉर ए सर्कल। तो देखिए ये जो है ना, ये कॉमन कॉर्ड है, इसको कॉमन कॉर्ड हम लोग बोलते हैं। अब देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट है क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे कई सारे सर्कल पास कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, जैसे मान लीजिए ये सर्कल पास कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक तो ये सर्कल पास कर सकता है, एक तो ये सर्कल पास कर सकता है, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, सॉरी गलत बन गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। यानी कि कोई भी इंटरसेक्शन से कुछ पास कर रहा है तो बहुत सारा केसेस हो सकता है, छोटा बड़ा, मतलब बहुत सारे केसेस हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब वैसे आप कई सारे सर्कल बना सकते हो ना। जैसे मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ बनाते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, तो आप सर्कल को ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मतलब समझ गए हो ना, मतलब आई थिंक आप लोग समझ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं, उसको ही उन्हें बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। एंड उनका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि S1 का मतलब वो पॉइंट को बता रहे हैं, तो यहाँ पर S1 मतलब सिंपली सर्कल का इक्वेशन। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट को बैठा रहे सर्कल पर तब जाके निकाल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बस सर्कल का जो भी इक्वेशन है बैठा दो, एंड S2 मतलब भी जो सेकंड सर्कल का जो भी इक्वेशन है बैठा दो, ठीक है। तो ये हम लोग का फैमिली ऑफ सर्कल क्वेश्चन। अब लैम्डा का वैल्यू जो भी होगा वही डिसाइड करेगा कि सर्कल कौन सा होगा। तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि सर्कल कोई फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सर्कल बना सकते हैं। तो सर्कल जब फिक्स्ड है ही नहीं, तो लैम्डा का वैल्यू फिक्स्ड कैसे हो सकता है। तो लैम्डा डिसाइड करता है कि सर्कल कैसे बनने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए जो इंटरसेक्शन वो एक सर्कल एंड एक लाइन का बीच में हो रहा है। जैसे ये है, ये एक सर्कल है एंड ये लाइन है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है एंड ये। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कई सारे सर्कल पास कर सकते हैं, तो उनका इक्वेशन क्या होगा, उनका इक्वेशन ये होगा, नोट कर लो। S1 प्लस, सॉरी यहाँ तो S1 S2 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही सर्कल यानी कि लाइन है, ठीक है। तो सिंपली फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर बस S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर इंटरसेक्शन कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक ही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक पॉइंट से तो कई सारे सर्कल पास कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर इक्वेशन यही होने वाला है, चेंज नहीं होना है। बस मैं बता रहा हूँ कि सर्कल इस तरह से भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एंड जो ये लाइन है, लाइन भी इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ। तो जो भी हो दोनों केस में यही इक्वेशन होगा, एंड यहाँ पर भी यही इक्वेशन होने वाला है, ओके। तो ये बात रहा इंटरसेक्शन का। अब हम लोग मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन कॉर्ड, ओके। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, CT मतलब कॉमन टेंजेंट हुआ, एंड कॉमन कॉर्ड लिख देते जो उस फॉर्म फुल में ही लिखते हैं कॉमन कॉर्ड। तो देखिए कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट तो मतलब पता ही क्या होता है कि बस सर्कल को टच करके निकल जा रहा है, ठीक है। उसको ही बोलते हैं कॉमन, सॉरी इसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो एक ऐसा लाइन जो कि कोई पॉइंट को टच मतलब कि कोई एक पॉइंट से निकल जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ही बस पास कर रहा है, मतलब कोई एक पास हुआ ही नहीं, सॉरी, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही वो पास कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से ये जो लाइन है ये हुआ कॉमन टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट, ओके। एंड टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल जो होता है वो रेडियस से पास करता है, ठीक है।
टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल बोलते हैं, एंड नॉर्मल जो है वो रेडियस से पास करता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन टेंजेंट मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल है एंड सपोज ये भी सर्कल है, तो ये इसका कॉमन टेंजेंट हुआ ना। तो इसका एंड जैसे मान लीजिए कॉमन कॉर्ड क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है एंड ये भी ही सर्कल है, तो ये जो है ये कॉमन कॉर्ड हुआ, मतलब ये लाइन हुआ, एक लाइन भी बोल सकते हो इसको। तो कॉमन कॉर्ड आप इसको इसी इसको भी सिर्फ बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कॉमन कॉर्ड यही है, ठीक है, यही कॉमन कॉर्ड है। तो उसको अगर स्टेन कर दो तो वो लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ये जो लाइन तुम देख रहे हो, इसका लाइन देख रहे हो, तो इसका इक्वेशन यही होता है S1 इज इक्वल्स टू S2, ठीक है, नोट कर लो। S1 मतलब सर्कल 1, S2 मतलब सर्कल 2। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन कॉर्ड। वैसे हम लोग कॉमन टेंजेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि दो सर्कल का पोजीशन अगर ऐसे ऐसे हुआ तो कैसे होगा, कॉमन टेंजेंट कौन से होंगे, अगर सर्कल भीतर में हुआ तो टेंजेंट कौन से होंगे। तो बस ये केस नोट कर लीजिए कि अगर टेंजेंट ऐसे है मतलब कि अगर कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा होगा तो उस इक्वेशन ऐसा होगा, एंड कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होता है वो ये होता है। अब आते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो देखिए पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी एक पॉइंट, मतलब कि रैंडम पॉइंट आप बता रहे हो, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पैरामेट्रिक के बेसिस पर, तो आप और अच्छी तरह समझ में आओगे। फिलहाल अभी के लिए आप नोट कर लीजिए कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल का वो कुछ ये होता है, x इज इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा। तो ये होता है पैरामेट्रिक पॉइंट जहाँ पर एच एंड कॉमा के इज द इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड थीटा इज वेरिएबल। में थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो देखो अगर ये जो पॉइंट है एक्स और वाई, इसको अगर बैठाओगे कोई भी सर्कल के इक्वेशन पर तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, समझ रहे हो ना। मतलब पैरामेट्रिक ये कोई रैंडम पॉइंट है, ये रैंडम पॉइंट है, ये रैंडम पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड यही पॉइंट को अगर तुम सर्कल पर बैठाओगे तो वो मुझे सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। अब देखिए अगर ये जो है ये अगर आप यहाँ पर बैठाइएगा ना, देखो यहाँ पर तो आपका एच और के जीरो है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पर बैठाएगा तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एंड आर स्क्वायर दोनों से सेम मिल जाएगा। तो ये होता है पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ओके। अब आते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है। ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए ये सर्कल है एंड ये कोई सर्कल है, ठीक है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से आप कोई से टेंजेंट पास कर रहे हो, ठीक है। तो ये टेंजेंट हुआ इस सर्कल का, ठीक है। एंड उसी पॉइंट से इसका इस सर्कल का टेंजेंट पास कर रहे हो, यानी कि वही पॉइंट से आप एक टेंजेंट पास कर रहे हो उस सर्कल का केस में, एंड इस सर्कल का एक टेंजेंट पास कर रहे हो उसी पॉइंट से, ठीक है। उन दोनों का बीच में का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी इसको हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते हैं। एंड सपोज ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन कुछ ये है S1 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस सी इक्वल टू 0। एंड सेकेंड सर्कल का इक्वेशन कुछ ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस सी इक्वल टू 0। ऑर्थोगोनल कंडीशन ये है, नोट कर लो, काफ़ी काम आता है। 2 मल्टीप्लाई g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, सॉरी ये c1 होगा ये c2 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल, ओके, नोट कर लो इसे आप, इरेज करते हैं, ठीक है। अब आता है इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है ना। तो जैसे कि सपोज ये सर्कल हम कुछ ऐसे बना दिए,
अब देखिए सर्कल क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये लेंथ है एक्स एक्सिस, कितना मतलब इंटरसेप्ट कर दिया। एंड ये जो है ये जो लेंथ तुम देख रहे हो ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये हुआ वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो जो एक्स एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2√ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, इसका होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एंड ये क्या होता है, 2√ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब एक छोटा सा कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इफ़ अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस है जैसे मान लीजिए सर्कल जो आपका वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट किया ही नहीं, देख सकते हो यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, जो लेंथ है वो जीरो होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2√ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो। यानी देखा जाए तो आपका जो एफ स्क्वायर है वो सी होगा, सिंपल सा बात यही, ठीक है। तो ये कंडीशन है, कंडीशन काफ़ी जगह पर काम आता है कि अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, बस टच ही कर रहा है, तो क्या कंडीशन है। तो सिंपली आपको अगर वो फॉर्मूला याद है ना तो आप इसको बता सकते हो। सेम केस में अगर आप सर्कल को एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिर्फ टच किया, ठीक है। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है लेकिन सिर्फ टच ही कर रहा है एक्स एक्सिस पर, वहाँ पर कुछ इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, 2√ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू, यानी कि जी स्क्वायर इजिकल टू सी के बराबर है। मान लीजिए सर्कल कुछ ऐसा है कि वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है एंड एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, देन सिंपल सा है, इसका जो कंडीशन क्या होगा, जी स्क्वायर इजिकल टू सी एंड एफ स्क्वायर सी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी काम आता है। डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है एंड एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो बताइए क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए सर, इफ़ द सर्कल डज नॉट कट और टच, मतलब नीचे मान लीजिए ना ही वो टच कर रहा है ना ही वो कट कर रहा है, मतलब कि सर्कल कुछ इस तरह से देखने में, नोट कर लो, ठीक है। इरेज करते हैं, ये वाई एक्सिस से ये एक्स एक्सिस से, तो देखो ये ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेप्ट कर रहा है। तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन नोट कर लीजिए, 2√ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो। एंड इसका कंडीशन होगा 2√ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो। तो एक कंडीशन है, कंडीशन आपको याद रखना होगा कि अगर सर्कल टच नहीं कर रहा है देन कंडीशन क्या होगा, मतलब अगर मतलब टच नहीं कर रहा है ना ही इंटरसेप्ट कर रहा है तो कंडीशन ये है, ठीक है। अब देखिए एक और मतलब टॉपिक की बात आते हैं लाइन एंड सर्कल के बारे में, ठीक है। ये शायद आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है एंड ये आपका लाइन है, ये सेंटर है, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग पी बोलते हैं, जैसे ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम लोग पी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो पी होगा वो छोटा होगा रेडियस से, ठीक है। आप लोग ये याद रख लिए, अगर याद रखें क्या रखिए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। एंड अगर मान लीजिए ऐसा का ऐसा हुआ तो जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना पी, वो रेडियस से बड़ा होगा। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर बताया गया है, एक ये नोट कर लो कि फॉर ए लाइन टू कट एट डिस्टिंक्ट और कोइंसिडेंट पॉइंट्स, मतलब कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है एंड कोइंसिडेंट पर ही कट कर रहा है, यानी कि आपको बताया नहीं कि एग्जैक्ट कि वो है क्या, मतलब बस बताया कि डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब होता है कि ओनली एट वन पॉइंट, ओनली एट वन पॉइंट, मतलब कि बताया नहीं कि एग्जैक्ट कि सर्किल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करे एक्चुअली में या कोइंसिडेंट पर। तो देखिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, एंड ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अब कुछ बताया नहीं गया, तो सिंपली कंडीशन ये हो सकता है
ठीक है, मतलब ये हो सकता है। अब देखिए, दोनों में से कोई एक ही केस होगा, या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होगा या कोइंसिडेंट होगा। लेकिन कुछ अगर ऐसा बताया गया कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और कोइंसिडेंट पॉइंट, मतलब कि दोनों केस ही हो सकता है, तो आपका कंडीशन ये होगा पी लेस देन इक्वल टू आर। ओके, और एक देखिए, एक और काफ़ी खतरनाक फार्मूला है, ठीक है। देखो, ये काम में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टिल हो सकता है डब्ल्यू में पूछ दिया जाए। जेई मेंस में कभी नहीं पूछा जाएगा। जेई मेंस अभी तक जितना भी उन्होंने डिस्कस किया, जेई मेंस में हर एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये जेई मेंस में कभी नहीं पूछने वाला। पूछेगा तो डब्ल्यू में से पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो सर्कल है, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पर हम लोग इसी को मानते हैं। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किए इस सर्कल के लिए, एंड यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किए इस सर्कल के लिए, ठीक है। एंड ये एंगल थीटा, अब ये थीटा एंगल कितना होगा वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो देखिए, हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर ये थीटा 90 डिग्री होता है, देन उसको हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ और भी तो हो सकता है ना, तो उसका मैं पूछ रहा हूँ उसका क्या होगा। तो देखिए, नोट कर लो, जो फॉर्मूला कुछ ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 प्लस 2r1 डॉट r2। देखिए, बहुत खतरनाक फार्मूलाज है, तो इसको नोट कर लो। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके लिए ही वेट कर रहे थे, वो है कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, ठीक है। तो देखो, सर्किल ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, कॉमन टेंजेंट मतलब कि इसका भी टेंजेंट है और इसका भी टेंजेंट है। तो देखो क्या क्या हो सकता है। देखो, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एंड एक ऐसे हो सकता है। यानी कि 4 कॉमन टेंजेंट हो सकता है, मतलब होगा ही अगर ऐसा सर्कल हुआ तो, ठीक है। तो 4 कॉमन टेंजेंट होगा अगर सर्कल दोनों अलग अलग है, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एंड एक सर्कल मतलब भीतर में नहीं है, ऐसा नहीं कि ये भीतर में, इसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए, सर्कल जो दोनों बाहर में है, ना ही टच, ना ही इंटरसेक्ट करा, ना ही टच करा, ना ही भीतर में एक दूसरे के। तो इसका जो कंडीशन है वो ये होगा, नोट कर लो, C1 C2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 प्लस R2। इसके बेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सर्कल कुछ ऐसे है, टच कर रहा है, ये सर्कल है एंड ये सर्कल है। तो देखो, यहाँ पर एक ही वो कॉमन टेंजेंट होगा, और कोई कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं सकता है, सॉरी यहाँ पर। अब मान लीजिए सर्कल एक ऐसा है एंड एक ऐसा है, तो यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, एंड एक यहाँ पर ऐसे होगा, एंड एक ऐसे होगा। तो टोटल 3 कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। तो इसका जो कंडीशन है वो क्या होगा, C1 C2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 प्लस R2। मान लीजिए एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है, तो यहाँ पर कितने सारे कॉमन टेंजेंट होगी बताइए। एक तो ऐसा होगा, एक तो ऐसा होगा, तो सॉरी ये बना नहीं ठीक से, एक ऐसा होगा, ठीक है। मान लो ये दो कॉमन टेंजेंट है। तो इसका जो कंडीशन है वो क्या होगा, नोट कर लो। यहाँ पर 2 कॉमन टेंजेंट होंगे, तो इसका कंडीशन होगा C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2, और C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 प्लस R2। अब आते हैं नेक्स्ट केस पर। मान लीजिए सर्कल ऐसा है, सब केस तो नोट करे हो ना, कि जितना भी केसेस में बताया सबका कॉमन टेंजेंट कितने सारे होंगे वो नोट कर लो, एंड कंडीशन नोट कर लो। बस यही 2 चीज़ नोट करो, एंड वो डायग्राम बना लो जो मैं डायग्राम बनाया था, ये काफ़ी काम आएगा आगे जा करके, ठीक है। एंड एक ये सर्कल है, तो देखिए इसका एक ही कॉमन टेंजेंट होगा, जो कि ये होगा, और कुछ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। मतलब टेंजेंट मतलब कि उसका भी टेंजेंट होना चाहिए एंड इसका भी टेंजेंट होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। एंड इसका जो कंडीशन है वो क्या होगा, C1 C2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक ऐसा है सर्कल, एक तो ये ऐसा सर्कल है, तो यहाँ पर तो कोई कॉमन टेंजेंट कोई सवाल ही नहीं है, एक भी नहीं होगा, मतलब 0 कॉमन टेंजेंट, ठीक है।
तो इसका जो कंडीशन हो क्या होगा, C1 C2 लेस देन, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ओके, देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड जो डायग्राम है यहाँ पर दो कंडीशन नोट कर लो, ओके। मतलब अगर दो कॉमन टेंजेंट हुआ एंड सर्कल ऐसा है तो कंडीशन ये होने, दो कंडीशन ही ट्रू है। तो यहाँ पर C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन होगा अगर सर्कल भीतर में है। तो ये फार्मूला सब इम्पॉर्टेंट है। तो देखो ये रहा हम लोग कंप्लीट फार्मूला जो कि इम्पॉर्टेंट है अगर आप सर्कल्स कर रहे हो। तो जितने भी मैं फार्मूलाज बताया हूँ सबका मैं हैंड रिटेन नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सबका हैंड रिटेन नोट्स मौजूद है, सबको मैं एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा। जो मैं फार्मूलाज नोट किया हो उसको मैं बस समझाने के लिए बस ये लेक्चर रखा था कि आपको समझ में आए कि फार्मूला क्या है एंड उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ना कि सिर्फ PDF दे करके आप लोग फार्मूलाज को रट लो। तो रटना मत, मतलब बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ही वो याद हो जाएगा। तो सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, फार्मूलाज को रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करो एंड कोई भी चैप्टर्स का फार्मूलाज बिल्कुल मत लीव करो। स्पेशली अगर आप WBG के एस्पिरेंट हो तो हर एक फार्मूलाज पढ़ो, हर एक चैप्टर्स का, वो अगर वीक भी हो तो पढ़ो। मतलब न्यूमेरिकल्स सॉल्व मत करो अगर कोई चैप्टर कुछ ज़्यादा ही वीक है तुम्हारा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो एटलीस्ट फार्मूलाज हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, DPPs हो गया, ये तो सॉल्व कर ही लो। बुक मतलब सॉल्व करने का भी टाइम उतने है भी नहीं तुम्हारे पास, ओके। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो आप अटेंड कीजिए। तब तक के लिए जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए सबका आप रिवाइज कीजिए, ओके।